नमस्कार दोस्तों, मैं ललिता अग्रवाल पीएसएसएम ब्लेसिंग्स ऑडियो टीम कोलकाता से बोल रही हूँ। पिछली कड़ी में हमने टॉरकोम जी के क्लास के साथी सहपाठी की स्थिति को गहराई से अनुभव किया। अपने पिता के भीख मांगने की आदत के कारण वह किसी को भी अपने घर आमंत्रित नहीं करना चाह रहा है। ऑडियो नंबर 28 में हम इसी घटना को आगे बढ़ाते हैं। टॉरकोम जी बताते हैं, हम दोनों एक दूसरे की तरफ शांत भाव से देखते हुए आपस में बातें कर रहे थे और धीरे धीरे हमारी मुस्कुराहटों का अर्थ गहरे दुख में परिवर्तित हो गया। उसने कहा, मैं अपनी आंट के घर जा रहा हूँ। उसने इंतज़ार किया और मेरी तरफ देखा। मैं समझ गया उसके शब्दों का अर्थ क्या है। वह कहना चाहता था, मेरे परिवार और व्यक्तिगत घटनाओं में रुचि मत लो, सिर्फ मेरे दोस्त बने रहो। मैंने कहा, मुझे मालूम है तुम वहीं जा रहे हो। यह बिल्कुल सही है। वह अपनी स्थिति को और ज़्यादा नहीं समझा सका क्योंकि इसका दर्द बहुत गहरा था, लेकिन अंदर ही अंदर वह जानता था कि मुझे सब कुछ पता है और मुझे इस बात का पश्चाताप है कि मैं उसे यह बात कभी भी बता न सका, क्योंकि हम एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। मुझे इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि वह कौन है और कैसा जीवन व्यतीत करता है, लेकिन उसे डर था कि वह सब जानने के बाद उसके लिए मेरा प्रेम कम हो जाएगा। वह चाहता था कि मैं उसे सिर्फ एक सहपाठी की तरह, एक मित्र की तरह जानूं और उसका सम्मान करूं, किसी और दूसरे तरीके से नहीं। और मैं उसे वैसे ही समझता था। अपनी छोटी सी दुनिया में उसने इस रहस्य को सबसे छुपा कर रखा था, सिर्फ अपने तक सीमित। आखिरकार यह सारी विषमताएं और परिस्थितियां उसकी अपनी थी। यही कारण है कि मैं उससे प्रेम करता था। मैं उसके गर्व की, उसके आत्मसम्मान की प्रशंसा करता था। इतने दुखों और आंसुओं के बाद भी उसने इन गुणों को बचा कर रखा था। फिर एक दिन स्कूल में एक दुखद घटना घटी। क्लास के सभी बच्चे स्कूल के आंगन में दौड़ते हुए खेल रहे थे। अचानक खेलते समय दुर्घटनावश मेरे इस दोस्त के कारण एक अन्य सहपाठी के नाक में चोट आ गई। वह घायल हो गया। उसे सहायता के लिए नर्स के रूम में ले जाया गया। मैं अपने दोस्त के पास गया और उसकी तरफ करुणापूर्वक देखा, जिसका अर्थ था, तुम्हें सावधान रहना चाहिए था, लेकिन चिंता मत करो, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। घटना अचानक से घटी थी। उसने भी मेरी तरफ देखा, जिसका अर्थ था, हाँ मुझे मालूम है, लेकिन अब मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। घंटी बजते ही हम सभी अपनी कक्षा में चले गए। चोट लगने वाला बच्चा शिक्षक के साथ खड़ा था। शिक्षक ने उससे पूछा, क्या तुम बता सकते हो किसने तुम्हें चोट पहुंचाई? थोड़ी देर रुकने के बाद उसने मेरे दोस्त की तरफ इशारा करते हुए कहा, शाहीन, भिखारी का लड़का। सभी लोग उसकी तरफ देखने लगे। उसने मुस्कुराने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह ऐसा कर न सका। शर्म और हताशा से उसने अपना सिर सामने वाली डेस्क पर झुका दिया और अपने को उसी स्थिति में रहने दिया। पूरे क्लास में एक मातम जैसा छा गया था। सभी लोग शाहीन की तरफ घृणापूर्वक दृष्टि से देख रहे थे। शिक्षक ने सभी को अपनी जगह पर जाने को कहा। मुझे नहीं याद कि उसके बाद क्या हुआ, लेकिन शाहीन की इस छवि को मैं अपने मन से नहीं निकाल पाया। उसके सारे घाव सभी के सामने आ चुके थे। मुझे बहुत दुख और गहरी पीड़ा हो रही थी कि इतना होने के बावजूद भी वह यह नहीं चाहेगा कि मैं उसके घर जाऊं। मुझे यह भी मालूम था कि अगर उसे पता चल गया कि मेरे मन में उसके लिए दया का भाव है, तो वह ज़्यादा प्रताड़ित महसूस करेगा। कुछ सप्ताह के बाद स्कूल में खबर आई कि शाहीन की मौत हो गई। सभी ने उसके लिए आंसू बहाए। कुछ ने उसके लिए फूलों के गुलदस्ते भेजे। उसके अंतिम संस्कार में उसके पिता,
कुछ शिक्षक और छात्र थे। उसके पिता शुष्क आँखों से अकेले खड़े थे। लेकिन जैसे ही उसके ताबूत को कब्र में ले जाया गया, उसके पिता उससे लिपट कर रोने लगे। मेरे बच्चे, मेरे बेटे, तुमने ऐसा क्यों किया? सिर्फ इसलिए ना कि लोगों ने तुम्हें भिखारी का बेटा कहा? तुमने ऐसा क्यों नहीं सोचा कि इस दुनिया में बहुत तरह के भिखारी हैं? सभी प्रकार के भिखारी होते हैं यहाँ पर इस दुनिया में। सम्मान के भिखारी, पावर, पोजीशन और पद के भिखारी, सुखों के भिखारी। तुम्हारी जगह मुझे मरना चाहिए था। मैंने किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचाया था। तुमने लोगों की इतनी परवाह ही क्यों की? शाहीन को दफना दिया गया। उसके रोते हुए पिता को देखकर मेरे मन में गहरी करुणा जगी। कुछ दिनों तक स्कूल में सिर्फ इस बात की चर्चा होती रही कि भिखारी का आखिर अर्थ क्या है। कुछ बच्चों ने कहा कि भिखारी तो एक दार्शनिक है। कुछ ने कहा कि उसका दिमाग खराब हो गया था। लेकिन भिखारी की सबसे अच्छी व्याख्या हमारे एक शिक्षक ने दी। उन्होंने कहा, भिखारी वो है जो हृदय और आत्मा से गरीब है, जिनमें अंधकार और स्वार्थ को तृप्त करने की निरंतर प्यास बनी रहती है। उस दिन तो हमें उन शब्दों का अर्थ नहीं समझ में आया, लेकिन एक चीज़ हमें स्पष्ट रूप से मालूम थी कि हमारा एक दोस्त भिखारी की गलत परिभाषा के कारण जा चुका था, और हमें यह भी विश्वास था कि उसके पिता गलत कर रहे हैं। इस घटना के साथ यह चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है घृणास्पद आदतें। उन दिनों टर्की में साफ़ सफाई की उचित व्यवस्था न होने के कारण चारों तरफ मक्खियाँ भिनभिनाती थी। अगर हम अपने आसपास के वातावरण को साफ सुथरा रखते तो भी मक्खियाँ आ ही जाती। हमारी कक्षा में एक लड़का था जो वैसे तो अच्छा था, लेकिन उसकी एक गंदी आदत थी। वह मक्खियाँ पकड़कर खाया करता। हम सभी उसकी इस आदत को नापसंद करते। एक दिन मैंने उससे इस विषय पर बात करने की सोची, इस आशा में कि शायद वह मुझे सुनेगा। मैंने उससे कहा, गारो, मैं समुंदर किनारे मछलियाँ पकड़ने जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? उसने कहा, हाँ। हम दोनों समुंदर के किनारे एक उचित स्थान देखकर बैठ गए। थोड़ी ही देर में उसने मक्खियाँ पकड़कर खाना शुरू कर दिया। मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, गारो, तुम एक अच्छे इंसान हो। सभी लोग तुम्हें पसंद करने लगेंगे और चाहने लगेंगे अगर तुम अपनी इस आदत को छोड़ दो। उसने कहा, अरे, मेरे मम्मी डैडी सभी यही कहते हैं, लेकिन मुझे इसमें कुछ गलत नहीं लगता। आज के लिए इतना ही। अगले ऑडियो में हम इसी घटना को विस्तार से जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत आभार।